मैं ब्रिजेश गिटाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान का और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊष्मा। दोस्तों, ये टॉपिक है जो रीट हो, सीटेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी के अंदर ऊष्मा का ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। तो सभी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी के पास इस वीडियो की लिंक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक है हमारा आज का ऊष्मा। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे ताप के बारे में। ताप क्या होता है? किसी वस्तु का अन्य वस्तु की तुलना में गर्म अथवा ठंडा होने की स्थिति का जिस गुण से पता चलता है उसे वस्तु का ताप कहते हैं। ताप किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु है, जो वस्तु है उसकी गर्म या ठंडा होने की जो स्थिति है, उसका जिस गुण से हमें पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं? हम ताप कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें और अधिक से अधिक इसको लाइक करते रहें। आप वीडियो के साथ में अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स से ही ये वीडियो बनाया गया है। आगे हैं ताप के बारे में। गर्म अथवा ठंडा होना ताप की तुलनात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। जो कोई भी वस्तु है वो गर्म होगी या ठंडी होगी, ये ताप की क्या है? तुलनात्मक स्थिति है, उसको क्या करता है? व्यक्त करता है। जैसे हम देख सकते हैं, बर्फ़ का ताप गुनगुने पानी की तुलना में कम। जो बर्फ़ का तापमान होता है, जो बर्फ़ होती है, उसका जो गुनगुना पानी होता है उससे क्या होता है? कम होता है बर्फ़ का तापमान। किंतु उबलते हुए पानी का ताप बर्फ़ एवं गुनगुने पानी की तुलना में अधिक होता है। अब उबलता हुआ पानी है, गर्म किया हुआ पानी है, तो उसका तापमान होगा, वो चाहे बर्फ़ ले लो या गुनगुना पानी ले लो, उससे क्या होगा? अधिक होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ताप है वो गर्म या ठंडा होने की जो स्थिति है, तुलनात्मक स्थिति है, ये कैसे व्यक्त करता है। वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर, तापमापी कहते हैं। अब कोई भी वस्तु है, उसका हम ताप कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए एक उपकरण यूज में लिया जाता है और उसको क्या कहते हैं? थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं थर्मामीटर के बारे में कि ये थर्मामीटर क्या होता है। ऊष्मीय प्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ये थर्मामीटर होता है, ये किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य तापमापी में पारे का प्रयोग होता है। जो हमारी सामान्य तापमापी होती है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। पारे का हिमांक बिंदु, जो पारे का हिमांक यानी जमने का बिंदु होता है, पारे का वो कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस होता है। -39 डिग्री सेल्सियस है ना, इस पर पारा है वो क्या? जम जाता है। अतः इससे नीचे ताप को मापने वाले थर्मामीटर में एल्कोहल का प्रयोग होता है। अगर हमें चाहिए कि -40 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में, उसको नापना है, तो उसके लिए कौन सा थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है? तो उस थर्मामीटर के अंदर एल्कोहल का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। और -39 से अगर हम बढ़े कि -35 हो या -24 हो या -5 हो, तो उसके लिए हम कर सकते हैं पारे का जो आता है थर्मामीटर, उसका उपयोग। तापमापी कई प्रकार की होती है। ये तापमापियाँ होती है जो ये भी बहुत प्रकार की होती है। कैसे? जैसे प्रयोगशाला तापमापी, गैस तापमापी, एल्कोहल तापमापी और डिजिटल या अंकीय तापमापी। वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोगी या सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली डिजिटल तापमापी है। प्रयोगशाला तापमापी में प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह लगे होते हैं। जो प्रयोगशाला तापमापी है हमारी, ये इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक के हम टेम्परेचर को माप सकते हैं? वो माप सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक।
इसे तापमापी का परिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे तापमापी का परिसर कहा जाता है। कहाँ से? -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? इसको तापमापी का परिसर कहा जाता है। हमारे शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए, जो हमारा शरीर है इसका ताप ज्ञात करने के लिए हम जिस तापमापी का उपयोग करते हैं उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। कोई भी मानव शरीर है, कोई भी जंतु का अगर हम ताप ज्ञात करते हैं तो उसके लिए जिस तापमापी का हम प्रयोग करते हैं उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। इनकी नली में पारा भरा होता है। क्या होता है? जो डॉक्टरी तापमापी होती है इसकी नली होती है उसके अंदर पारा भरा होता है और इसके ऊपर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस व यहाँ पे हुआ है, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों के चिन्ह अंकित होते हैं। जो हमारी डॉक्टरी तापमापी होती है इसके ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों के दोनों जो पैमाने होते हैं इनके चिन्ह अंकित होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल शरीर का ताप ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी है, आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे किसका ताप ज्ञात किया जाता है? तो केवल शरीर का ही ताप ज्ञात किया जाता है, जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य डॉक्टरी थर्मामीटर है जो वो क्या है? ताप बता सकती है। डॉक्टरी तापमापी की परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि डॉक्टरी तापमापी की परास होती है। आपको ऑप्शन दे देंगे 34 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ये परास फ़ारेनहाइट पैमाने में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो दोस्तों ये दोनों परास है, यह आपको दोनों की दोनों परास है जो याद रखनी है, क्योंकि इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है कि मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये तो सभी को नॉलेज में ही होगा कि मानव शरीर का वो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मानव शरीर का औसत तापमान होता है। स्वस्थ शरीर का ताप वास्तव में कई व्यक्तियों के शरीर के ताप का औसत होता है। तो दोस्तों ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये कई स्वस्थ व्यक्ति है उनके शरीर का जो तापमान होता है उसका औसत निकाला जाता है और वो औसत होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यह औसत ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस ही हो, यह कुछ अधिक या कम भी हो सकता है। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति है या प्रत्येक व्यक्ति है जो हमारा उसका जो शरीर का टेम्परेचर है वो कितना हो? 37 डिग्री ही हो। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। बुखार आने पर शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है और आप सभी को पता है कि जैसे ही बुखार आती है तो हमारा शरीर वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होगा तो क्या होगा? शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और दोस्तों नीचे आपको एक सब्सक्राइब का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसको दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। तो दोस्तों जो हमारी डॉक्टरी तापमापी है उसके अंदर पारा यूज किया जाता है, लेकिन पारा क्या है? एक विषाक्त पदार्थ है। और यदि पारे की तापमापी टूट जाए, जो पारे की तापमापी बनी होती है अगर वो टूट जाए तो उसका पारा बिखर जाएगा, जो किसी के खाने में आ जाने पर शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर जो हमारा पारा है या जो हमारी तापमापी है वो अगर टूट जाती है और टूटने के बाद अगर उसका पारा बिखर जाए और वो अगर किसी के खाने में आता है तो ये हमारे शरीर के लिए क्या हो सकता है? नुकसानदायक हो सकता है।
पारा के नुकसान के कारण आजकल अंकीय तापमापी का प्रयोग बढ़ रहा है। वर्तमान के अंदर किस तापमापी का प्रयोग बढ़ रहा है? अंकीय तापमापी का प्रयोग बढ़ रहा है। आगे हम देखते हैं सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट ताप पैमानों में संबंध। तो दोस्तों जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप पैमाने हैं इनके अंदर क्या संबंध है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेल्सियस ताप पैमाना। ये सेल्सियस ताप पैमाना क्या होता है? तो दोस्तों सेल्सियस ताप पैमाना है, इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था वैज्ञानिक सेल्सियस ने। वैज्ञानिक सेल्सियस ने अपने पैमाने में बर्फ के गलनांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर चिन्हित किया। एक जल है आपके पास, जल का एक आपके पास भरा हुआ पात्र है, वो 0 डिग्री के अंदर जब 0 डिग्री टेम्परेचर पर रहेगा तो वो क्या जमने लग जाएगा, और 100 डिग्री पर वो अगर रहेगा तो उसकी वाष्प बनने लग जाएगी। इनके अंतराल को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। जो सेल्सियस ताप पैमाना होता है इसके जो अंतराल होते हैं इनको कितने भागों में? 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा गया। यानी जो प्रत्येक भाग होगा उसको क्या कहा जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपके समझ में आ गई होगी कि जो हमारा सेल्सियस ताप पैमाना होता है उसको बराबर कितने भागों में? 100 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, और प्रत्येक जो भाग है वो क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताएगा। यह है हमारी सेल्सियस ताप पैमाना। आगे हम देखते हैं फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। फ़ारेनहाइट ताप पैमाना क्या होता है? वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने बर्फ के गलनांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया। जिस प्रकार सेल्सियस वैज्ञानिक ने गलनांक को कितने पर किया था? 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसी प्रकार फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक ने बर्फ के गलनांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या क्या अंकित किया। और जो क्वथनांक है इसको सेल्सियस के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया, तथा इसके बीच के अंतराल को 180 बराबर भागों में विभाजित किया। जो फ़ारेनहाइट पैमाना है हमारा इसके अंदर कितने भाग होते हैं? 180 बराबर भाग इसके अंदर होते हैं। प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। यदि C एवं F, यदि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट क्रमशः सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु के ताप है, अगर C और F सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु के ताप है तो इनके बीच संबंध होगा। तो दोस्तों इनके बीच जो संबंध होगा वो ये होगा, क्या होगा? F-32/9 C/5, ये होगा इनके बीच में संबंध। तो दोस्तों ये संबंध आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इनसे संबंधित कि अगर सेल्सियस के अंदर आपको टेम्परेचर दे देंगे और पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। तो हम एक उदाहरण से इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं और इस सूत्र को भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, पानी का ताप सेल्सियस पैमाने पर 30 डिग्री सेल्सियस है, वह तो इस ताप को फ़ारेनहाइट पैमाने पर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना दिया गया है? 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। किस में दिया गया है? हमें सेल्सियस के अंदर दिया गया है। और पूछा किसके अंदर किया गया है? फ़ारेनहाइट के अंदर पूछा गया है। तो हमने अभी सूत्र देखा था वो क्या था? F-32/9 बराबर C/5। यहाँ पे हमें C का मान कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। और जब हम यहाँ पर C का मान रखेंगे तो C का 30 मान दिया हुआ है, C का मान यहाँ पर C की जगह रख देंगे तो F-32/9 बराबर C का मान आ जाएगा हमारे 30/5। क्या हो जाएगा? 30/5। अब दोस्तों 5 से 30 कितनी बार कटता है? 6 बार। और 9 को हम इधर लेके आएंगे तो 9 × 6 कितने हो जाएंगे हमारे? 54। F-32 बराबर 54। अब -32 अगर इस दिशा में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे।
तो 54 + 32 हो जाएंगे हमारे 86। और अगर पानी का वहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आगे हम देखते हैं उष्मा के बारे में। यह हो गया हमारा ताप। और दोस्तों इसके अंदर आपको ये जो सूत्र है ये जरूर याद रखना है। सूत्र क्या है हमारा? एप -32/9 बराबर C/5। यह जरूर याद रखना है। इसी के साथ में आगे आपको केल्विन का जो सूत्र है वो भी इसके साथ ऐड करूँगा, लेकिन हम स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं इसलिए अभी आप इतनी ही चीज़ को याद रखें। आगे हम देखते हैं उष्मा के बारे में। उष्मा क्या होती है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। उष्मा है क्या चीज़? उष्मा ऊर्जा का ही भाग है या उष्मा ऊर्जा ही है। उष्मा का जो स्थानांतरण है वो क्या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। आप देख सकते हो कि अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है जो ठंडी है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, और आपके पास एक दूसरी वस्तु है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री है। अगर इन दोनों वस्तुओं को आप सटीक यानी टच करके रख दोगे तो दोनों का टेम्परेचर मिक्स में होके जो इनका औसत टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर ये धारण कर लेगी। एवरेज ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पास आ जाएगा। ये होती है उष्मा। तो यहाँ पे उष्मा का क्या हुआ? तो जो गर्म वस्तु थी हमारी, गर्म वस्तु 40 डिग्री वाली, इसकी उष्मा जो ठंडी वस्तु थी इसको मिल गई, और इससे ये इसका भी टेम्परेचर क्या है 10 से 25 हो गया और इसका 40 से 25 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऊर्जा है इनकी, ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? उष्मा का स्थानांतरण। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं या तो गर्म हो जाती है या ठंडी हो जाती है, अर्थात या तो उनका ताप बढ़ जाता है अथवा घट जाता है। तो दोस्तों अभी हमने एग्जाम्पल देकर देखा था कि वस्तुओं का या तो ताप है वो बढ़ जाएगा या उनका ताप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब निष्कर्ष क्या निकलते हैं? हम निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पे। उष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ होता है जो वस्तु उष्मा का त्याग करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले देखा था कि एक थी 10 डिग्री वाली और एक थी हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस वाली। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अधिक ताप वाली से कम ताप वाली की तरफ उष्मा का क्या हो रहा था? प्रवाह या स्थानांतरण हो रहा था। तो जो ये वस्तु है 40 डिग्री वाली, ये क्या करती है? उष्मा का त्याग करती है। उसका ताप कम हो जाता है, जबकि जो वस्तु उष्मा ग्रहण करती है उसका ताप बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था कि जो वस्तु है वो उष्मा का त्याग कर रही है, उसका ताप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जो उष्मा को ग्रहण कर रही है, यह वस्तु ग्रहण कर रही है, यहाँ पे यह वस्तु अगर उष्मा को ग्रहण करेगी तो इसका टेम्परेचर है वो क्या? बढ़ जाएगा, 10 डिग्री से आगे हो जाएगा और इसका 40 डिग्री से कम होता जाएगा। तो दोस्तों ये निष्कर्ष है कि उष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। ठंडी और गर्म वस्तु में उष्मा का आदान प्रदान तब तक रहेगा जब तक कि दोनों के ताप समान नहीं हो जाए। क्या बताया गया है कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया ही है कि अगर एक वस्तु है जिसका 10 डिग्री टेम्परेचर है, एक वस्तु है जिसका कितना है, आप ले लेते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस। ठंडी और गर्म वस्तु में उष्मा का आदान प्रदान तब तक रहेगा। अब इन दोनों को अगर हम टच करके रख दें कि इस वस्तु को हम यहाँ पे रख दें, इसका टेम्परेचर है 10, इसका है 30, तो इन दोनों के अंदर तब तक उष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा जब तक इन दोनों का जो ताप है वो क्या ना हो जाए? समान हो जाए। जब इनका ताप समान हो जाएगा फिर इनका उष्मा का स्थानांतरण है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है। तो दोस्तों ये बात याद रखनी है कि उष्मा का मात्रक क्या होता है?
तो ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। आगे हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा है नहीं? अगर आपको कोई सा भी टॉपिक में या कोई सी भी लाइन में आपको समस्या आ रही है तो एक बार आप कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट के अंदर उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते रहिए। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक, यहाँ पर सॉरी ऊष्मा है, यहाँ पे ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आपके पास 1 ग्राम पदार्थ है, इसका टेम्परेचर आपको क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जो आपको आवश्यक ऊष्मा चाहिए होगी, जो ऊष्मा आपको देनी होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम। मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम इसका मात्रक होता है। इसको C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो विशिष्ट ऊष्मा होती है इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। अतः वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न कर देती है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या होती है? वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न कर देती है, उसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यह परिभाषा आपको याद हो जाएगी अगर आप 2 बार पढ़ते हैं। दोस्तों आपसे और कहना चाहूँगा कि साथ में आप अपने नोट्स भी बनाते जाए। जो भी टॉपिक है आपके जनरल साइंस के पूरे इसी प्रकार से आपको करवाए जाएंगे। आप अपने नोट्स बनाते जाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करते रहे। आगे हम देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा के बाद में गुप्त ऊष्मा। अगर किसी भी लाइन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको उसका समाधान कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का मतलब अवस्था परिवर्तन। अगर बर्फ है और बर्फ से पानी बन रहा है तो बर्फ से पानी बनने के मध्य जो यहाँ पे जो ऊष्मा होगी इसी को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अगर पानी है और पानी से क्या बन रही है? वाष्प बन रही है, तो पानी से जैसे ही वाष्प बनेगी तो यहाँ पे जो ऊष्मा लगेगी इसी को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उबलते हुए जल में हाथ जलने की अपेक्षा भाप से हाथ जलने में कष्ट अधिक होता है। तो दोस्तों एक उबलता हुआ जल है और एक साइड के अंदर आप भाप ले लो, अगर उनमें से आप हाथ डालोगे तो आपको जो उबलता हुआ जल है इससे ज़्यादा भाप से हाथ जलेगा, उससे कष्ट अधिक होगा। क्यों होगा? भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, अतः भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो दोस्तों उबलते हुए जल से भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, वो क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण आपको क्या लगेगा? ज़्यादा कष्ट होगा या ज़्यादा तकलीफ होगी। इससे स्पष्ट क्या होता है कि उबलते हुए जल से भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। आगे हम देखते हैं ऊष्मा संचरण की विधियां। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यानपूर्वक देखें ऊष्मा संचरण की विधियां। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं ऊष्मा संचरण किसे कहते हैं। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा संचरण कहलाता है। ऊष्मा संचरण किसे कहते हैं? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही ऊष्मा संचरण कहलाता है। अब पहली विधि है इसकी चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण। पहली विधि है ऊष्मा संचरण की चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण। अब चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों ठोस वस्तुओं के अंदर एग्जाम के अंदर बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है कि ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है ठोस वस्तुओं के अंदर। आगे है ऊष्मा के चालक व कुचालक पदार्थ। अब हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा के संचरण विधियां, उसमें चालक विधि पढ़ रहे हैं, तो उसमें है कि ऊष्मा के चालक और कुचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं।
ये देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है उन्हें ऊष्मा के चालक कहते हैं। कौन से पदार्थ? जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा के चालक कहते हैं। ऊष्मा के चालक कौन कौन से हैं? सभी धातुएं, जो भी धातु है, कोई सी भी धातु ले लो, अगर वो धातु है तो उसमें ऊष्मा का चालन होगा। मानव शरीर, अम्लीय जल आदि। मानव शरीर में भी ऊष्मा का संचरण होता है, अम्लीय जल में भी ऊष्मा का संचरण होता है। एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा, स्टील आदि धातुओं में ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। प्रभावित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्रवाहित है। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है या स्टील है, इनमें क्या होती है? इन धातुओं में ऊष्मा आसानी से क्या हो जाती है? संचरण हो जाती है या प्रवाहित हो जाती है। आगे हम चालन के अंदर देखेंगे कुचालक पदार्थ। चालक पदार्थ आपके समझ में आ गए हैं। अब देखते हैं हम कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ कौन से हैं? वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं हो पाता है उन्हें ऊष्मा के कुचालक या ऊष्मारोधी कहते हैं। किन पदार्थों को? वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं हो पाता है उन्हें ऊष्मा के कुचालक या ऊष्मारोधी कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी है, चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे लकड़ी। अब लकड़ी का एक है, इसको अगर आप एक गर्म पदार्थ है इसके ऊपर रख दोगे तो इसके ऊपर रख के इसके ऊपर एक आप पदार्थ रख दोगे तो यह पदार्थ गर्म नहीं होगा। जबकि लकड़ी की जगह आप लोहा रखते हो तो इसका टेम्परेचर है वो ऊपर रखे पदार्थ तक पहुंच जाएगा, जबकि लकड़ी से ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। अब ऊष्मा के कुचालक कौन कौन से हैं? वायु, गैसें, लकड़ी, कपड़ा, रबर, ऊन आदि। ये क्या है? ऊष्मा के कुचालक। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊनी कपड़ों के छोटे छोटे छिद्रों में वायु भरी होती है। जो ऊनी कपड़े होते हैं हमारे, उनके अंदर आपने देखा होगा, ऊनी कपड़ों के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के अंदर क्या भरी रहती है? वायु भरी रहती है। ऊन तथा वायु के ऊष्मा के कुचालक होने के कारण ऊन भी ऊष्मा की कुचालक, वायु भी ऊष्मा की कुचालक, और ये दोनों कुचालक है। तो फिर हम अगर ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो शरीर की जो ऊष्मा होती है वो क्या नहीं आ सकती है? बाहर नहीं आ पाती है, और हमारा सर्दी से बचाव हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? हमारा सर्दी से बचाव हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण। आगे है कि वायु तथा पानी ऊष्मा के कुचालक है। वायु तथा पानी ऊष्मा के कुचालक है। दोस्तों हमने पढ़ा था कि पानी चालक है, लेकिन वो कौन सा पानी है? अम्लीय जल होता है वो चालक होता है। अगर शुद्ध जल है तो वो क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। दूसरी विधि है हमारी संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण। अब संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? द्रव्य के अणु स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। दोस्तों द्रव्य है, किसी पदार्थ के अंदर आपने द्रव्य भर दिया, यह द्रव्य भरा हुआ है। अब इसको अगर आप नीचे से गर्म करोगे तो यहाँ ऊष्मा मिलेगी इन पदार्थ अणुओं को। यह अणु घूमते हुए इधर जाएंगे, ऐसे घूमेंगे तो जिस दिशा से ये निकलेंगे और जिधर से ये निकलेंगे उधर ये ऊष्मा का संचरण करते हुए निकलेंगे। तो इससे क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और इस विधि को क्या कहते हैं? ऊष्मा का संवहन, संवहन विधि। वायु में भी ऊष्मा का संवहन होता है। वायु के अंदर भी क्या होता है? ऊष्मा का संवहन होता है। वायु भी इधर से उधर, गर्म वायु ठंडे स्थान की तरफ जाएगी तो ठंडे स्थान को क्या कर देगी? गर्म कर देगी। वायु के अणु भी ऊष्मा लेकर हल्के हो जाते हैं। जैसे ही वायु के कण है, वायु के अणु है, उनको ऊष्मा मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे तथा नीचे से ऊपर जाते हैं। जैसे हल्के होंगे, अगर इस पदार्थ में वायु है, यहाँ पे है, अगर इनको ऊष्मा मिलेगी तो ये क्या? हल्के हो जाएंगे। हल्के होने पर ये क्या? ऊपर की ओर जाएंगे। वायु के ऊपर के ठंडे अणु ऊष्मा लेने के लिए नीचे की ओर आते हैं।
और ऊपर की ओर जो ठंडे अणु थे वो ऊष्मा लेने के लिए क्या आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। अर्थात इस विधि में गैस या द्रव माध्यम के कण किसी गर्म भाग से ऊष्मा ग्रहण कर हल्के होकर ऊपर की ओर ठंडे भाग की तरफ उठ जाते हैं और ठंडे भाग से इनका स्थान लेने के लिए कण नीचे की ओर आते हैं। इस विधि को सहवन कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी पदार्थ के अंदर वायु ले लें या द्रव ले लें, इनमें से कोई ले लो, इनको हम यहाँ से गर्म करेंगे। गर्म करने से ये जो अणु है इनको जैसे ही ऊष्मा मिलेगी तो ये हल्के हो जाएंगे। हल्के होने से अपने आप ऊपर उठेंगे। ये ऊपर उठेंगे तो जो ऊपर की तरफ बिना ऊष्मा वाले कण है वो नीचे की तरफ आएंगे और ऊष्मा को ग्रहण करेंगे और इसे ही क्या कहते हैं, ऊष्मा का सहवन कहते हैं। यह हो गई हमारी दूसरी विधि। अब हम देखते हैं तीसरी विधि, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण, कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। इस विधि में ऊष्मा संचरण होने में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों जो विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है इसके अंदर कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट माध्यम इसके अंदर ऊष्मा का संचरण होता है। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी हो जाता है। निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, विकिरण के विधि के द्वारा। इस विधि में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। किस विधि के अंदर, किस विधि के अंदर जो ऊष्मा होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है, विकिरण विधि के अंदर। जैसे हम देख सकते हैं सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण ऊष्मा है जो विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो किस विधि से आती है, विकिरण विधि के द्वारा ही पहुंचती है। अब हम आगे देखते हैं ऊष्मा परिवर्तन। ये थी तीन विधियां हमारी, तीन विधियां थी हमारी ऊष्मा की, ऊष्मा संचरण की। पहली विधि थी चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण, दूसरी विधि थी सहवन द्वारा ऊष्मा का संचरण और तीसरी विधि थी विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण। ये तीनों ही विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इनको पढ़ें। दोस्तों साथ में नोट्स बनाते रहे। मैं एक बार वापस आपको बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा कोर्स आपको इसी चैनल पर इसी प्रकार से करवाया जाएगा। आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही आपको पूरा समझ आ जाएगा। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहे जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। ऊष्मा परिवर्तन। अब ऊष्मा परिवर्तन किसे कहते हैं, किसी निश्चित तापमान पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना ऊष्मा परिवर्तन कहलाता है। ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, एक निश्चित ताप है, कोई सा भी जो एक निश्चित ताप दिया गया है उस पर कोई पदार्थ है वो एक अवस्था से अगर दूसरी अवस्था में, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में, अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा परिवर्तन कहते हैं। ऊष्मा परिवर्तन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे गलनांक। गलनांक क्या होता है, तो दोस्तों गलनांक किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है। कोई पदार्थ है वो क्या ठोस है और उसका ठोस से क्या हो रहा है, द्रव में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं, गलन। ये स्थिर ताप पर यह पदार्थ का गलनांक अथवा हिमांक कहलाता है। एक स्थिर ताप होता है उस पर यह पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक या हिमांक कहलाता है। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो दोस्तों बर्फ का गलनांक कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का गलनांक। अब आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। दाब बढ़ाने से गलनांक घट जाता है। अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, गलनांक घट जाता है। एक बात नोट करनी है, दाब बढ़ाने से गलनांक घटता है, अशुद्धि मिलाने से गलनांक का मान घट जाता है। दाब और अशुद्धि इन दोनों से क्या होता है, गलनांक का मान घट जाता है। ये हो गया हमारे गलनांक।
आगे है क्वथन या वाष्पन। क्वथन या वाष्पन, किसी पदार्थ का द्रव्य अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन को क्वथन या वाष्पन कहलाता है। कोई पदार्थ है वो द्रव्य अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है, और अगर ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, क्वथन या वाष्पन कहते हैं। और जिस स्तर ताप पर यह परिवर्तन होता है उसे पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जिस स्तर ताप पर जो ये क्वथन या वाष्पन की क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। इसमें द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह वाष्प में बदल जाते हैं। द्रव्य के जो कण होते हैं इनको इतनी ऊर्जा, इतनी ऊष्मा मिल जाती है कि वो किसमें वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बाह्य दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, जैसे प्रेशर कुकर। अगर बाह्य दाब अधिक लगा दिया जाए तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसका उदाहरण आप हर रोज यूज करते ही हैं, प्रेशर कुकर। आगे हैं, वायु दाब कम हो जाने से क्वथनांक कम हो जाता है। अगर वायु दाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे पहाड़ों पर वायु दाब की कमी होती है और कमी होने के कारण वहाँ पे क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल की बात हो रही है, अम्लीय जल की बात नहीं हो रही है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। गलनांक और क्वथनांक के बाद अब हम आगे देखते हैं संघनन। जब कोई पदार्थ निश्चित तापमान पर गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। कोई भी पदार्थ है वो गैस अवस्था में है, अगर वो गैस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन। इस निश्चित तापमान को संघनन बिंदु कहते हैं, और जिस ये निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, संघनन बिंदु कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे जलवाष्प होती है उसका जल में परिवर्तन। आप किसी पदार्थ को ढक कर उसमें जल लेके उसको ढक दो और फिर गर्म करो, गर्म करोगे तो ये गर्म होने से इससे वाष्प बनेगी और वाष्प बन के क्या ऊपर उठेगी और जो ढक्कन होता है इसके नीचे आपको जल की बूंदें दिखाई देगी। तो वाष्प का वापस जल में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। आगे हम देखते हैं वाष्पीकरण। किसी भी ताप पर पदार्थों के द्रव्य अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी भी ताप पर पदार्थ के द्रव्य अवस्था से, कोई पदार्थ है वो द्रव्य अवस्था में है, किस में है, द्रव्य अवस्था में है कोई भी पदार्थ, और उससे होने क्रिया से अगर उसमें कोई क्रिया हो किसी ताप पर और वो किस में हो जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वाष्प में, तो इससे हम इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। और द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वथन, और इस क्रिया को वाष्पीकरण। द्रव्य का वाष्पीकरण वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा, द्रव्य सतह के क्षेत्रफल, द्रव्य के ताप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो ये द्रव्य का वाष्पीकरण होता है ये किन पर करता है, वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा, जो द्रव्य हमने लिया उसका क्षेत्रफल और द्रव्य के तापमान पर यह निर्भर करता है। अब हम वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला है, हथेली पर ली गई ईथर के वाष्पीकरण पर हथेली को ठंडक महसूस होना। आप घर के अंदर ईथर रखते हैं सभी, एक बार उसको हथेली के ऊपर उसका यूज कीजिए। जैसे हथेली पर करोगे तो ईथर है वो क्या वाष्पीकरण करके उड़ जाएगा, तो आपको उस जगह पर क्या ठंडक महसूस होगी। गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी और सर्दियों में देरी से सूखते हैं। गीले कपड़े होते हैं गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वाष्पीकरण होता है, सर्दियों में वाष्पीकरण नहीं होता है तो देरी से सूखते हैं। घड़े या सुराही में पानी का ठंडा होना, जो हमारा घड़ा है इसके अंदर जो पानी होता है उसका ठंडा होना किस कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है।
जब वाष्पीकरण होगा उसके बाहर की तरफ से, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा के अंदर के पानी से लेगा और अंदर के पानी से ऊर्जा लेगा, तो क्या हो जाएगा, घड़े या सुराही का पानी ठंडा हो जाएगा। पंखे चलाने पर शीतलता का अनुभव होना। बुखार में गीले कपड़े द्वारा शरीर ढकने पर शरीर के ताप में कमी आती है। अब बुखार के अंदर आप शरीर को गीले कपड़े द्वारा ढकते हैं, गीले कपड़े को से ढकते आपको क्या है कि जो शरीर का तापमान है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो गीला कपड़ा है उसका टेम्परेचर कम है और शरीर का टेम्परेचर क्या है, अधिक है। तो जब उन दोनों में से ऊष्मा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। अब हम आगे देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ऊर्ध्वपातित कहलाते हैं और इस परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो दोस्तों कोई पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था से वो सीधे किसमें, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इससे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातित। और इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथलीन, यह है जो ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं। ये ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। आगे हमारा सफ़ेद पाला। सफ़ेद पाला शायद नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे आप। सफ़ेद पाला वाष्प का ठोस से ठोस में बदलना सफ़ेद पाला कहलाता है। दोस्तों कोई भी वाष्प है, अगर वो क्या बदल रही है, ठोस से वाष्प से सीधी ठोस में बदल रही है, तो इसे ही सफ़ेद पाला कहते हैं। यह हमारी वाष्प है, यह वाष्प से द्रव्य में परिवर्तित न होकर किस में हो रही है, ठोस में परिवर्तित हो रही है, तो इसे सफ़ेद पाला कहते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन के विपरीत प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन में क्या पढ़ा था, ठोस से वाष्प, और सफ़ेद पाले में क्या होता है, वाष्प से ठोस। बादलों के जमने के कारण हिम का बनना। जो बादल होते हैं वो वाष्प के रूप में होते हैं और अगर वो जमते हैं तो क्या बन जाती है, हिम यानी बर्फ। तो वाष्प से सीधे ठोस या ठोस बन जाती है। आगे है ऊष्मीय प्रसार। अब ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है? तो दोस्तों ऊष्मीय प्रसार, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तब पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है। किसी भी पदार्थ को हम अगर ऊष्मा देंगे तो उस पदार्थ के आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात तापमान बढ़ने से पदार्थ के अणु के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। एक पदार्थ है आपके पास, इसको आपने ऊष्मा दी, अगर आप इसको ऊष्मा देंगे तो इसका जो ये आयतन है इसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो अणु है इनके मध्य की दूरी क्या है, तापमान मिलने से बढ़ जाती है। दूरी क्या बढ़ जाती है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। परंतु पानी के तापमान में 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य ताप में वृद्धि करने पर इसका संकुचन होता है। और बहुत बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी के तापमान में वृद्धि करें हम, तो उसके अंदर वृद्धि होगी या संकुचन होगा। तो दोस्तों इन पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम ताप पानी को देते हैं तो पानी का जो है आयतन उसमें क्या होता है, संकुचन होता है, उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है। जब ठोस, द्रव, गैस को समान ऊष्मा प्रदान कर उष्मित किया जाए तब सबसे अधिक ऊष्मीय प्रसार गैस में, उससे कम द्रव्य में और सबसे कम ठोस में होता है। ये क्वेश्चन है कि सबसे कम ऊष्मीय प्रसार किस में होता है, ठोस में, और सबसे अधिक ऊष्मीय प्रसार किस में होता है, गैस में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार ऊष्मीय प्रसार का क्रम क्या हो सकता है, गैस में सर्वाधिक, उसके बाद द्रव्य में, और सबसे कम ठोस के अंदर ऊष्मीय प्रसार होता है। अब हम आगे देखते हैं पानी का असामान्य प्रसार। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य पानी का असामान्य प्रसार। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन घट जाता है एवं
4 डिग्री सेल्सियस के पश्चात इसका आयतन बढ़ने लगता है। इसको ही पानी का असामान्य प्रसार या असंगत प्रसार कहते हैं। तो दोस्तों जो पानी होता है हमारा, इसको अगर हम 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान देंगे तो इसका आयतन होता है वो क्या होगा, कम होगा, यानी घटने लग जाएगा, घट जाएगा। लेकिन 4 डिग्री के पश्चात इसका आयतन क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पानी का असामान्य प्रसार या असंगत प्रसार कहते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि पानी का सर्वाधिक घनत्व किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी के असामान्य प्रसार से दैनिक जीवन पर प्रभाव। अब पानी का जो असामान्य प्रसार है, इसका दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्दियों में रात को पाइप का फट जाना। सर्दियों के अंदर जो रात के अंदर पाइप होते हैं हमारे पानी के पाइप, वो फट जाते हैं। वो क्यों फट जाते हैं, पानी के असामान्य प्रसार के कारण। ठंडे प्रदेशों में तालाबों झीलों के जम जाने के पश्चात भी मछलियों का जीवित रहना, ये किस कारण होता है, पानी के असामान्य प्रसार के कारण। अब हम आगे देखते हैं उष्मीय प्रसार के उदाहरण, कि उष्मीय प्रसार के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है रेल की पटरियों के मध्य जगह छोड़ना। रेल की पटरियां होती है रेल की, तो जैसे ही 2 पटरियां मिलेगी नहीं, जैसे ही 2 पटरियां मिलाई जाती है इस प्रकार से, तो इनके मध्य थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है, कि उष्मा पाकर ये प्रसारित होगी तो इनको फैलने के लिए जगह मिल सके, इसके लिए ये जगह छोड़ी जाती है। टेलीफोन के तारों को ढीला छोड़ना। जो टेलीफोन होता है हमारा, इसके तार लगे रहते हैं खंबे से खंबे पर, इस प्रकार से इनको ढीला छोड़ा जाता है, क्योंकि उष्मा पाकर तो ये फैलते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन जैसे ही उष्मा का ये यहाँ खुद की ओर से स्थानांतरण करते हैं तो ये टाइट होते हैं। टाइट होने पर ये टूट भी सकते हैं। बोतल से कोर्क का निकालना। बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की होल चढ़ाना। कांच के गिलास में अचानक गर्म चाय डालने से गिलास का टूटना। ये चीज़ें आपके दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली चीज़ें हैं, आप इनको देख भी सकते हैं, और ये सभी उष्मीय प्रसार के उदाहरण है। आगे हम देखेंगे उष्मा संचरण का दैनिक जीवन में महत्व है। इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उष्मा संचरण के दैनिक जीवन में जो महत्व है, इनसे क्वेश्चन हर बार भी पूछा जाता है एग्जामों में, तो इनको एक बार ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, और जो नीचे की तरफ चिन्ह दिया गया है सब्सक्राइब का, उसको दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चीनी मिट्टी से निर्मित प्याले में चाय पीना आसान है, जबकि धातु से निर्मित प्याले में चाय पीना कठिन है। क्योंकि चीनी मिट्टी से जो निर्मित बर्तन होता है उसके अंदर उष्मा का संचरण नहीं हो पाता है, जबकि हो पाता है लेकिन बहुत कम हो पाता है। लेकिन जो धातु है इसके अंदर क्या होता है, उष्मा का संचरण हो पाता है, जिससे क्या है कि धातु से निर्मित प्याला होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और चाय पीने में कठिनाई होती है। दूसरा है हमारा रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर पेटिका को ऊपरी भाग में रखा जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में उपस्थित नीचे की गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है, जिससे वह फ्रीजर पेटिका से टकराती है और ठंडी हवा नीचे आ जाती है, जिसका फ्रीज में रखी वस्तुएं ठंडी हो जाती है। अब दोस्तों रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हमारी फ्रीजर पेटिका होती है ऊपर की ओर होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो रेफ्रिजरेटर में कहाँ पे रहती है, वो नीचे की तरफ रहती है गर्म हवा, और फ्रीजर पेटिका यहाँ पे रहती है। तो ये गर्म हवा तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठने से इसके संपर्क में आएगी, संपर्क में आने से ठंडी होगी और वापस नीचे आ जाएगी। नीचे आएगी तो नीचे रखा हुआ सामान क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आगे है हमारे स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा बादलों वाली रात अधिक गर्म रहती है। स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा बादलों वाली रात क्या रहती है, अधिक गर्म रहती है, क्योंकि जो सूर्य द्वारा किरणें आती है वो वापस विकिरण का जो परिवर्तन होगा या परावर्तन होगा उसके द्वारा वापस वो ऊपर नहीं जा पाती है, और बादलों वाली रात बादलों से टकराकर वो नीचे ही रह जाती है, जिससे वो क्या गर्म हो जाती है।
मरुस्थल में रात बहुत ठंडी होती है जबकि दिन बहुत गर्म होते हैं। मरुस्थल के अंदर क्या होती है कि रात तो बहुत ठंडी होती है लेकिन दिन होते हैं वो क्या, बहुत गर्म होते हैं। जूतों पर पॉलिश करने से ये धूप में शीघ्र गर्म नहीं होते हैं। अगर हम जूतों पर पॉलिश कर लेते हैं तो ये धूप में क्या नहीं होते हैं, शीघ्र गर्म नहीं हो पाते हैं। सहवन विधि द्वारा ही पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। किस विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो रहा है? सहवन विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जामों के लिए। तो दोस्तों यह है हमारा भौतिक विज्ञान का टॉपिक ऊष्मा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी लाइन में आपको प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।